Hello friends, good morning to all. My name is C.A. Karni Bothra from Excel Educational Institute रायपुर। ये जो क्लास है ये लॉ की फर्स्ट क्लास आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको अपनी क्लास के कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर बताना चाहता हूँ। फर्स्ट इज़ द कि जो कंपनी लॉ की कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ की जो क्लास रहेगी वो क्लास अपनी वेरी इंटरेक्टिव क्लास रहेगी। इसमें आपको लाइव वीडियो लेक्चर मिलेंगे प्लस 24 आवर्स आपको डाउट क्लियरेंस के लिए मैं आपको सपोर्टिंग क्लास भी प्रोवाइड करूँगा जूम एप्लीकेशन के थ्रू। तो ये एक इम्पॉर्टेंट गुड न्यू फीचर्स हैं जो आपको नॉर्मली हर क्लासेस में नहीं मिलेगा बाकी क्लासेस में। और थर्ड इज़ द वीकली अपनी टेस्ट सीरीज होगी, ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। टेस्ट वेरी इंपॉर्टेंट होता है, आप सभी जानते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, अपनी प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड द फोर्थ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सुपर समरी रिवीजन सीट जो मैंने अभी प्रिपेयर की है। वो रिवीजन जो बुक है रिवीजन सीट वो 80 पेज की है, जिसमें पूरा लॉ एंड इकोनॉमिक लॉ एंड कंपनी लॉ दोनों डिटेल वे में समराइज़ किया गया है, कंप्रहेंसिव मैनर में समराइज़ किया गया है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर रहेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर सेकंड जो मैंने आपको बताया कि अपनी लाइव इंटरेक्टिव क्लास भी रहेगी। दैट मीन्स आप लोग जो वीडियो लेक्चर देखेंगे उसको अपन जूम के थ्रू जो भी डाउट रहेंगे अपन डेली बेसिस पर उसको कंप्लीट करते जाएंगे। तो सबसे पहले अपन सिलेबस देखते हैं, अपना सिलेबस में क्या क्या टॉपिक इंक्लूड है। बेसिकली देखिए, कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ में दो पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट कॉर्पोरेट दैट मीन्स कंपनी लॉ एंड सिक्योरिटी लॉ, एंड सेकेंड इज द इकोनॉमिक लॉ। तो कंपनी लॉ कॉर्पोरेट लॉ का जो वेटेज है, तो कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ दो पार्ट में डिवाइडेड है। पार्ट वन कॉर्पोरेट लॉ जिसमें दो सेक्शन है। फर्स्ट सेक्शन ए कंपनी लॉ एंड सेकेंड सेक्शन बी सिक्योरिटी लॉ। इन दोनों सेक्शन ए सेक्शन बी टोटल मिलाकर इसका वेटेज एग्जाम में 70 मार्क्स का वेटेज है। और नेक्स्ट इज द पार्ट टू इकोनॉमिक लॉ, इसका वेटेज 30 मार्क्स का है। एग्जाम पैटर्न आप सभी जानते हैं कि 30 मार्क्स का एमसीक्यू रहेगा, उसमें दो क्वेश्चन केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू रहेंगे और एक क्वेश्चन एमसीक्यू जो रहेगा वो जर्नल एमसीक्यू रहेगा। तो टोटल 30 मार्क्स के एमसीक्यू रहेंगे और 70 मार्क्स के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन रहेंगे। तो जो अपना सिलेबस है नोट करिएगा आप लोग। कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ, फर्स्ट कॉर्पोरेट लॉ 70 मार्क्स एंड सेकेंड इकोनॉमिक लॉ 30 मार्क्स। कॉर्पोरेट लॉ दो पार्ट में है। द फर्स्ट इज द कंपनी लॉ एंड सेकेंड इज द सिक्योरिटी लॉ। एंड इकोनॉमिक लॉ 30 मार्क्स। एग्जाम पैटर्न जो क्वेश्चन का रहेगा 30 एंड 70, 30 मार्क्स एमसीक्यू एंड 70 मार्क्स इज द डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। एमसीक्यू भी दो टाइप के होंगे, एक केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू और सेकेंड इज द जर्नल टाइप ऑफ एमसीक्यू। अब डिटेल सिलेबस क्या है एक बार देखते हैं अपन। देखिए, कंपनी लॉ में अपन सीए इंटरमीडिएट तक अपन ने जो बेसिक कंपनी लॉ के टॉपिक कंप्लीट ऑलरेडी जो इंटर में कर चुके हैं। ऑडिट एंड ऑडिटर तक का टॉपिक सेक्शन 148 तक का। अब सेक्शन 149 से आपके सीए फाइनल में ये टॉपिक कवर होंगे। कंपनी लॉ में डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट क्वालिफिकेशन फर्स्ट टॉपिक, सेकेंड टॉपिक अपॉइंटमेंट एंड रिमरेशन ऑफ मैनेजेरियल पर्सन, थर्ड मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर, फोर्थ टॉपिक इज द इंस्पेक्शन इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन,
5th topic is the compromise arrangement amalgamation. 6th topic is the prevention of operation and mismanagement. 7 नंबर टॉपिक वाइंडिंग अप. 8 नंबर टॉपिक अपने सिलेबस से हट गया है. इंस्टीट्यूट ने अभी तक इसको अपने सिलेबस से यहाँ पर रिमूव नहीं किया है इस टॉपिक को, बट ये सिलेबस से अपने सीए फाइनल के सिलेबस से ये रिमूव हो गया है. नेक्स्ट 9 नंबर कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, दैट मीन्स फॉरेन कंपनी से रिलेटेड टॉपिक. नेक्स्ट मिसलेनियस प्रोविजन, एंड ये तीनों मिसलेनियस प्रोविजन के टॉपिक हैं. लास्ट एनसीएलटी और एनसीएलएटी से रिलेटेड टॉपिक. तो ये तीनों जो 9, 10th, 11, 12 है, ये तीनों मिसलेनियस टॉपिक से रिलेटेड है, मिसलेनियस प्रोविजन है. उसके बाद कंपनी लॉ में एक और है कंसेप्ट कॉर्पोरेट सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस, मतलब ड्राफ्टिंग करना है, नोटिस की, रिजोल्यूशन की ड्राफ्टिंग, मिनट्स बुक की ड्राफ्टिंग. तो एक क्वेश्चन जनरली रहता है 4 मार्क्स का मैक्सिमम ड्राफ्टिंग के लिए. आपको बोल देगा कि नोटिस ड्राफ्ट करिए, बोर्ड मीटिंग की बोर्ड रिजोल्यूशन ड्राफ्ट करिए, जर्नल मीटिंग का रिजोल्यूशन ड्राफ्ट करने के लिए. तो एक क्वेश्चन नॉर्मली आता है इससे, कॉर्पोरेट सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस, ड्राफ्टिंग ऑफ नोटिस, रिजोल्यूशन, मिनट्स बुक, रिपोर्ट. देयर आफ्टर सेक्शन बी सिक्योरिटी लॉ. इसमें ओवरऑल वैसे देखेंगे 3 टॉपिक हैं. फर्स्ट सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट एंड रूल्स, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट एंड रूल्स. एंड सेकेंड सेबी एक्ट एंड सेबी लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट. सेबी लिस्टिंग ऑब्लिगेशन, एलओडीआर रेगुलेशन, ये टॉपिक आपके ऑडिट में भी कवर है, कॉमन टॉपिक है ये. सेबी एलओडीआर रेगुलेशन 2050. जो बीच में एक टॉपिक दिया ना, सेबी इशू ऑफ आईसीडीआर रेगुलेशन, इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, ये अपने सिलेबस में नहीं है. तो सेबी में आपको 3 टॉपिक करने हैं सिक्योरिटी लॉ में, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, सेबी एक्ट और सेबी एलओडीआर रेगुलेशन 2015. एंड अब आते हैं इकोनॉमिक लॉ, जिसका वेटेज 30 मार्क्स का है. द फर्स्ट टॉपिक और एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, इकोनॉमिक लॉ जो ये आपके सेकेंड ग्रुप में भी जो इलेक्टिव पेपर है उसमें भी इकोनॉमिक लॉ एक सब्जेक्ट है आपके सिलेबस में. और वो इकोनॉमिक लॉ और यहाँ के इकोनॉमिक लॉ में 3 टॉपिक एज इट इज़ है, सेम है. तो मेरी ओपिनियन में आपको इकोनॉमिक लॉ सेलेक्ट करना चाहिए सेकेंड ग्रुप के लिए, क्योंकि बहुत ईजी भी है और आप उसको 15 डे में कंप्लीट कर सकते हैं इकोनॉमिक लॉ को. तो फर्स्ट इज़ द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट. ये आपके सेकेंड मॉड्यूल में भी, सेकेंड ग्रुप में भी आपको मिलेगा ये इकोनॉमिक लॉ में, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट. सेकेंड द सिक्योरिटाइजेशन रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, सरफेसी एक्ट, बहुत बड़ा नाम है, लॉन्ग टाइटल है इसका. थर्ड इज द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट. दिस टॉपिक इज आल्सो कवर अंडर द सेकेंड ग्रुप में, ये भी टॉपिक कवर है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट इकोनॉमिक लॉ में. नेक्स्ट फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट. फिफ्थ इज द आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996. एंड लास्ट इज द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016. ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये भी टॉपिक आपके सेकेंड ग्रुप में इकोनॉमिक लॉ में ये भी डिटेल में कवर है. तो 3 टॉपिक आपके सेम हैं, जो आप यहाँ पर फर्स्ट ग्रुप में पढ़ेंगे सेम टॉपिक सेकेंड ग्रुप में भी आपको मिलेगा. फर्दर अपनी क्लास के एक इम्पॉर्टेंट फीचर ये रहेगा कि फ्रीक्वेंट रिवीजन होगा. मतलब आपको ना घर में कुछ आपको अलग से कोई टाइम नहीं देना पड़ेगा लॉ के लिए. आपको मैं इतनी बार रिवीजन करा दूंगा इस हर टॉपिक का डिटेल रिवीजन क्लास मैं अलग से आप लोगों को इशू करूंगा, अलग से फॉरवर्ड करूंगा रिवीजन क्लास. तो बस आपको क्लास में कंसंट्रेट करना है और अपन बहुत सारे क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे जो यूनिक टाइप के क्वेश्चन हैं, पास एग्जाम के क्वेश्चन, आरटीपी एमटीपी भी सॉल्व करेंगे और एमसीक्यू को भी अपन अलग से टाइम देंगे एमसीक्यू के लिए, क्योंकि अब केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू है तो अपने को नॉलेज होना चाहिए कि किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, उसको कैसे सॉल्व करना है, केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू. तो आज की क्लास में मैं आपको फर्स्ट टॉपिक डील कर रहा हूँ विथ रिस्पेक्ट टू अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स. बेसिकली डायरेक्टर
को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 सब सेक्शन 34 में। डायरेक्टर मीन्स एन इंडिविजुअल पर्सन अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ द कंपनी, जो कि बोर्ड में अपॉइंट किया गया है, और डायरेक्टर हमेशा इंडिविजुअल पर्सन होना चाहिए। इसका मतलब एक बॉडी कॉर्पोरेट, एक पार्टनरशिप फर्म कैन नॉट बिकम द डायरेक्टर, ओनली ए नेचुरल पर्सन कैन एलिजिबल shall be eligible to be appointed in the board of directors। एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीनिंग दी गई कलेक्टिवली, डायरेक्टर इज कॉल्ड द बोर्ड ऑफ, मतलब अगर कंपनी में 4 डायरेक्टर हैं तो चारों को कलेक्टिवली अपन क्या बोलेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कंपनी में जो भी डिसीजन लेने हैं डे टू डे अफेयर्स के रिस्पेक्ट में, मैनेजमेंट के रिस्पेक्ट में, वो सभी डिसीजन नॉर्मली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा लिए जाते हैं। इसका मतलब कंपनी पर नॉर्मली जो कंट्रोल रहता है मैनेजमेंट अफेयर्स को मैनेज करने का और पावर रहते हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास रहते हैं। और बोर्ड जो भी डिसीजन लेती है नॉर्मली मीटिंग कॉल करके लेती है, दैट मीन्स बोर्ड मीटिंग। तो सबसे पहले सेक्शन 149 जो एक बेसिक और इम्पॉर्टेंट सेक्शन है रिलेटिंग टू, इसमें 4 इंपॉर्टेंट लॉ दिए गए हैं। फर्स्ट लॉ रिलेटिंग टू मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर। फर्स्ट लॉ मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर, मतलब एक कंपनी में मिनिमम कितने डायरेक्टर होंगे और मैक्सिमम कितने डायरेक्टर होने चाहिए। तो सब सेक्शन 1 प्रोवाइड दैट एवरी कंपनी, इफ सच कंपनी इज द 1 पर्सन कंपनी, मिनिमम डायरेक्टर शुड बी 1। अभी अपन मिनिमम डायरेक्टर की लिमिट कर रहे हैं कि 1 पर्सन कंपनी में 1 डायरेक्टर होना चाहिए, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 डायरेक्टर होने चाहिए, और पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3 डायरेक्टर होने चाहिए। दैट्स ए मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर मस्ट हैव ए कंपनी। कंपनी में मिनिमम ओपीसी में 1, प्राइवेट में 2 और पब्लिक में मिनिमम 3 डायरेक्टर होने चाहिए। एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर इन एनी कंपनी, किसी भी कंपनी में मैक्सिमम डायरेक्टर हो सकते हैं 15, कोई भी, चाहे 1 पर्सन हो, प्राइवेट हो, पब्लिक हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर कैन बी 15 नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। But if a company want to appoint more than 15 number of director, then it shall require to pass a special resolution in the general meeting for increasing the limit of number of director। मतलब अगर एक कंपनी 15 से अधिक डायरेक्टर अपॉइंट करना चाहती है तो जनरल मीटिंग में स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। तो अगर एक कंपनी 15 से अधिक डायरेक्टर अपॉइंट करना चाहती है तो स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कंपनी ने अपने आर्टिकल में लिखा है कि हमारे मैक्सिमम डायरेक्टर 14 होंगे। यस, आर्टिकल में लिखा है तो आप 14 डायरेक्टर तक ही अपॉइंट कर सकते हो। अगर एक कंपनी, अगर यही कंपनी अगर अब 16 डायरेक्टर अपॉइंट करना चाहती है तो क्या कर सकती है? तो आंसर है कर सकती है, लेकिन कंपनी को सबसे पहले अपना आर्टिकल अल्टर करना पड़ेगा एसआर पास करके, और लिमिट को इंक्रीज करना पड़ेगा। और उसके बाद फिर 15 से अधिक डायरेक्टर अपॉइंट करना है तो उसके लिए फिर से एसआर पास करना पड़ेगा, मतलब 2 बार एसआर पास करना है। फर्स्ट शुड अल्टर द आर्टिकल टू इंक्रीज द नंबर ऑफ डायरेक्टर, एंड सेकेंड इज द कि आपको 15 से अधिक डायरेक्टर अगर अपॉइंट करना है तो जनरल मीटिंग में स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। तो फाइनल कंक्लूजन, मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर, 1 पर्सन कंपनी में मिनिमम 1, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 और पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3 डायरेक्टर होंगे। मैक्सिमम डायरेक्टर किसी भी कंपनी में 15 हो सकते हैं। अगर कंपनी 15 से अधिक अपॉइंट करना चाहती है तो स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा लिमिट इंक्रीज करने के लिए ना, 15 से अधिक लिमिट बढ़ाने के लिए स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। बट देयर इज ए एक्सेप्शन कि नो एसआर इज रिक्वायर। इन 2 कंपनियों में 15 से अधिक डायरेक्टर हो सकते हैं। There is no requirement to pass the special resolution in general meeting. The first is a government company and second is a section 8 company, that means non-profit organization. तो गवर्नमेंट कंपनी के लिए रिलीफ है कि उनमें 15 से अधिक डायरेक्टर हो सकते हैं विदाउट पासिंग द स्पेशल रिजोल्यूशन, एज वेल एज सेक्शन 8 कंपनी में भी 15 से अधिक डायरेक्टर हो सकते हैं विदाउट पासिंग स्पेशल रिजोल्यूशन। नेक्स्ट सेकेंड कंसेप्ट इज रेसिडेंट डायरेक्टर। एवरी कंपनी, हर कंपनी में एक डायरेक्टर ऐसा होना जरूरी है, वो शैल बी द रेसिडेंट इन इंडिया, मतलब उसको इंडियन रेसिडेंट होना जरूरी है। एंड रेसिडेंट इन इंडिया मीन्स वो स्टे इन इंडिया एटलीस्ट 182 डे ड्यूरिंग द
फाइनेंशियल ईयर, मतलब करेंट फाइनेंशियल ईयर में कम से कम कंपनी में ऐसा एक डायरेक्टर होना जरूरी है जो इंडिया में 182 दिन ड्यूरिंग द करेंट फाइनेंशियल ईयर में 182 डे इंडिया में अगर वो स्टे करता है तो उसे रेसिडेंट डायरेक्टर माना जाएगा, और कंपनी में ऐसा एक डायरेक्टर होना जरूरी है हर कंपनी में। फर्दर अगर कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट इसी साल हुई है, फॉर एग्जांपल कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है 1 अक्टूबर 2020 को, 1 अक्टूबर अभी 1 अक्टूबर को इनकॉर्पोरेट हुई है, तो कंपनी का फाइनेंशियल ईयर कब एंड होगा? 31 मार्च 2021 को फाइनेंशियल ईयर एंड होगा। तो लॉ में एक प्रोविजन दिया गया कि 182 डे की रिक्वायरमेंट रहेगी अगर कंपनी साल भर के लिए एग्जिस्टेंस रहती, मतलब 365 डे के लिए। इसका मतलब अगर कंपनी ड्यूरिंग द ईयर इनकॉर्पोरेट हुई है, रजिस्टर्ड हुई है, और वो साल भर के लिए एग्जिस्टेंस में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कंपनी केवल 6 मंथ के लिए एग्जिस्टेंस में है, अप्रॉक्सीमेट 182 डे या 183 डे के लिए एग्जिस्टेंस में है, क्योंकि 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च लगभग अप्रॉक्सीमेट 180 डे होते हैं अप्रॉक्सीमेट। तो इस केस में जो रेसिडेंट डायरेक्टर की जो डे वाली कंडीशन है 182 डे, वो प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस हो जाएगी। प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस मतलब 182 डे की रिक्वायरमेंट है अगर एक कंपनी साल भर एग्जिस्टेंस में रहती है 365 डे, तो अगर कंपनी अगर फर्स्ट ईयर एग्जिस्टेंस में केवल 180 डे के लिए है या 182 डे के लिए, तो इस केस में कंपनी को एक ऐसा डायरेक्टर रखना है 1 अक्टूबर से 31 मार्च के बीच में जो कम से कम इंडिया में 91 डे इंडिया में स्टे करे। 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च के बीच में एक ऐसा डायरेक्टर कंपनी में होना चाहिए जो इंडिया में स्टे करे 91 डेज। और लॉजिकली है ना 182 डे पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि कंपनी खुद एग्जिस्टेंस कितने दिन के लिए है? 182 डेज के लिए है। तो देयरफॉर जो 182 डे की रिक्वायरमेंट है वो प्रोपोर्शनेटली क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी। सेम एग्जांपल, अगर कंपनी सपोज 31 दिसंबर को इनकॉर्पोरेट होती तो भी कंपनी कितने दिन के लिए एग्जिस्टेंस में रहती? 3 महीने के लिए, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर कब क्लोज होता? 31 मार्च को। तो 182 डे की रिक्वायरमेंट है अगर कंपनी साल भर एग्जिस्टेंस में रहती है 12 मंथ, तो 3 महीने अगर एग्जिस्टेंस में रहती है तो कितने दिन के लिए होना चाहिए? तो इस केस में आपका आंसर आएगा दैट मीन्स अप्रॉक्सीमेट 44 या 43। इसका मतलब कंपनी को एक डायरेक्टर ऐसा रखना पड़ेगा जो कम से कम 43 डे स्टे करे इंडिया में बिटवीन द 31 दिसंबर टू 31 मार्च 2021। तो सिंपल सा लॉ है कि 182 डे की रिक्वायरमेंट प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस हो जाएगी इफ द कंपनी एग्जिस्टेंस फॉर लेस देन, अगर कंपनी उसी साल इनकॉर्पोरेट हुई है और कंपनी अभी अगर कंपनी लेस देन 1 ईयर के लिए एग्जिस्टेंस है तो प्रोपोर्शनेटली 182 डे की रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी। नेक्स्ट लॉ थर्ड, वुमेन डायरेक्टर। Certain classes of companies shall mandatory required to appoint at least one woman director in the board. Such company is the every listed company, and second is the every other public company whose paid up capital is 100 crore or more or turnover is 300 करोड़ इन द लास्ट ईयर। अगर कंपनी का प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर या तो 300 करोड़ है या फिर पेड अप कैपिटल 100 करोड़ या उससे अधिक है, तो कंपनी को करेंट ईयर में कंपलसरी है एक वुमेन डायरेक्टर बोर्ड में अपॉइंट करना कंपलसरी है। तो वुमेन डायरेक्टर की अप्लीकेबिलिटी एवरी लिस्टेड कंपनी और एवरी अदर कंपनी जिसकी पेड अप कैपिटल 100 करोड़ या टर्नओवर 300 करोड़ है इन द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, देन सच कंपनी आर रिक्वायर्ड टू अपॉइंट एटलीस्ट वन वुमेन डायरेक्टर इन द बोर्ड। और एक लॉ दिया गया कैजुअल वैकेंसी का कि अगर वुमेन डायरेक्टर की कैजुअल वैकेंसी अराइज होती, लाइक कंपनी ने अपॉइंट किया था वुमेन डायरेक्टर को लेकिन उसकी सडनली डेथ हो गई या उसने रिजाइन दे दिया या कोई भी अदर रीजन की वजह से उसकी ऑफिस वेकेट हो जाती है, कैजुअल वैकेंसी अराइज हो जाती है, तो इस केस में
द कंपनी सेल अपॉइंट, मतलब बोर्ड सेल फिल अप द, बोर्ड अपॉइंट करेगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सेल फिल अप द कैजुअल वैकेंसी, बोर्ड सेल फिल अप द कैजुअल वैकेंसी विद इन 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ वैकेंसी। जिस दिन वैकेंसी अराइज हुई थी उसके 3 मंथ के अंदर, और नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग हेल्ड इमीडिएटली आफ्टर द डेट ऑफ वैकेंसी। जब भी नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग होगी आफ्टर द डेट ऑफ वैकेंसी, जिस दिन कैजुअल वैकेंसी अराइज हुई थी उसके बाद जब भी नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग होगी, विच एवर डेट इज लेटर, दोनों में से जो डेट लेटर होगी उस डेट तक वैकेंसी फिलअप हो जानी चाहिए, उस दिन तक वैकेंसी फिलअप हो जानी चाहिए। तो कैजुअल वैकेंसी कब तक फिलअप हो जानी चाहिए? दैट मीन्स विद इन 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ वैकेंसी, और नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग हेल्ड इमीडिएटली आफ्टर द डेट ऑफ वैकेंसी। जब भी नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग होगी दोनों में से जो डेट लेटर होगी उस दिन तक वैकेंसी फिलअप हो जानी चाहिए। और कौन फिलअप करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। एग्जाम्पल लाइक 1 मई 2020 को कैजुअल वैकेंसी अराइज हुई थी। केस 1, अगर कंपनी की बोर्ड मीटिंग हो रही है, नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग 28 जुलाई को, और केस 2, कंपनी की नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग जब हो रही है वो हो रही है 15 अगस्त को। तो केस 1 में कब कैजुअल वैकेंसी कब तक फिलअप हो जानी चाहिए? 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ वैकेंसी, यहाँ से 3 मंथ, मई जून जुलाई, यानी कि ऑन और बिफोर 1 जुलाई और 28 जुलाई, विच एवर डेट इज लेटर, दैट मीन्स 28 जुलाई तक कैजुअल वैकेंसी फिलअप हो जानी चाहिए। केस 2, 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ वैकेंसी, सेम 1 जुलाई, नहीं, मई, 1 मई से 3 मंथ होता है, मई यानी कि 1 अगस्त। तो फर्स्ट केस में 1 अगस्त और 28 जुलाई, मतलब 1 अगस्त तक हो जानी चाहिए। और सेकेंड केस में बोर्ड मीटिंग की डेट है 15 अगस्त, और 3 मंथ आएगा 1 अगस्त और 15 अगस्त, विच एवर डेट इज लेटर, दैट मीन्स 15 अगस्त। 15 अगस्त तक कैजुअल वैकेंसी क्या हो जानी चाहिए? फिलअप हो जानी चाहिए। तो आपको सिंपली देखना है विद इन 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ वैकेंसी, और नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग हेल्ड इमीडिएटली आफ्टर द डेट ऑफ वैकेंसी, विच एवर डेट इज लेटर। दैट्स ए थर्ड लॉ, वुमेन डायरेक्टर्स। नेक्स्ट लॉ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। कंपनीज एक्ट में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का प्रोविजन इंसर्ट किया गया, क्योंकि नॉर्मली जो पब्लिक कंपनियां होती है नॉर्मली उसमें जो प्रमोटर होते हैं वही जनरली मैनेजमेंट में होते हैं। लाइक एग्जांपल रिलायंस हो गया, तो रिलायंस के जो प्रमोटर है वही रिलायंस के चेयरमैन हैं, एमडी हैं। तो नॉर्मली वो कंपनी में अपना इंटरेस्ट ज़्यादा देखेंगे, अपना बेनिफिट ज़्यादा देखेंगे। टू प्रोटेक्ट द सच कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट देयर इज ए प्रोविजन हैज़ बीन इंसर्टेड इन रिस्पेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, की कंपनियों को, जो बड़ी कंपनियां हैं जिसमें पब्लिक का इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, पब्लिक का पैसा इन्वॉल्व है, उन कंपनियों में कंपलसरी है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट होना। बोर्ड में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने जरूरी है, जिससे कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को रोका जा सके, और पब्लिक इंटरेस्ट में जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं वो इंडिपेंडेंटली जजमेंट ले सकते हैं। बोर्ड मीटिंग में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लोग इंडिपेंडेंटली जजमेंट ले सके, क्योंकि बोर्ड में कौन रहेगा? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रहेंगे, जिनका कोई कनेक्शन नहीं रहेगा कंपनी के प्रमोटर से, कंपनी के शेयर होल्डर से, वो एग्जैक्टली इंडिपेंडेंट पर्सन रहेंगे। तो सबसे पहले अपने को समझना है कि विच क्लासेस ऑफ कंपनी आर रिक्वायर्ड टू अपॉइंट द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। किन कंपनियों को कंपलसरी है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना? तो ध्यान से सुनिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, बहुत इंपॉर्टेंट है आज की क्लास का। विच क्लासेस ऑफ कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू अपॉइंट द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर? तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सेल प्रोविजन सेल अप्लाई टू एवरी लिस्टेड पब्लिक कंपनी, ध्यान रखिएगा,
अभी अपन ने वुमेन डायरेक्टर में क्या पढ़ा था अप्लीकेबिलिटी में, एवरी लिस्टेड कंपनी, और यहां पर है एवरी लिस्टेड पब्लिक कंपनी। अब दोनों में डिफरेंस क्या है भाइयों? नॉर्मली अपन ना कोई डिफरेंस नहीं समझते, नॉर्मली लिस्टेड और लिस्टेड पब्लिक कंपनी एक ही, लेकिन है डिफरेंस ये है कि अगर लिस्टेड कंपनी वर्ड लिखा है ना तो लिस्टेड कंपनियों में दोनों इंक्लूड होगी, प्राइवेट और पब्लिक। अब आप ये क्वेश्चन पूछेंगे कि प्राइवेट लिस्टेड थोड़ी होती, तो मैं भी बोलूँगा यस, प्राइवेट थोड़ी लिस्टेड होती है, प्राइवेट कंपनी के शेयर लिस्टेड नहीं होते, लेकिन कुछ प्राइवेट कंपनियां हैं जिनके डिबेंचर लिस्टेड हैं, डिबेंचर स्टॉक मार्केट में, बीएससी में, एनएससी में लिस्टेड है। तो अगर लिस्टेड कंपनी वर्ड लिखा है ना तो उसमें कौन सी लिस्टेड कवर होगी? लिस्टेड पब्लिक भी, और ऐसी लिस्टेड प्राइवेट कंपनी जिनके डिबेंचर लिस्टेड है वो कवर हो। और अगर स्पेसिफिकली लिखा है लिस्टेड पब्लिक कंपनी तो ओनली दोज पब्लिक कंपनी वो सिक्योरिटीज आर लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। तो समझ में आया होगा डिफरेंस लिस्टेड कंपनी और लिस्टेड। तो लिस्टेड कंपनी वर्ड लिखा ना तो लिस्टेड कंपनी में इंक्लूड लिस्टेड पब्लिक एज वेल एज लिस्टेड प्राइवेट, और लिस्टेड पब्लिक कंपनी केवल लिखा है तो केवल लिस्टेड पब्लिक कंपनी। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के प्रोविजन अप्लीकेबल होंगे एवरी लिस्टेड पब्लिक कंपनी एंड अदर पब्लिक कंपनी अनलिस्टेड। तो अदर पब्लिक कंपनी में कवर होगी ऐसी अदर पब्लिक कंपनी जिसकी पेड अप कैपिटल 10 करोड़ या उससे अधिक है, या जिनका टर्नओवर 100 करोड़ या उससे अधिक है, या फिर जिनकी बोरोइंग लोन आउटस्टैंडिंग बोरोइंग फ्रॉम बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, डिपॉजिट्स एंड डिबेंचर्स, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, डिपॉजिट, डिबेंचर एक्सीडिंग 50 करोड़ और मोर है इन द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, देन सच कंपनी आर रिक्वायर्ड टू अपॉइंट द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो हर लिस्टेड पब्लिक कंपनी को और हर अदर पब्लिक कंपनी जिसकी पेड अप कैपिटल 10 करोड़ है लास्ट ईयर की, या फिर टर्नओवर 100 करोड़ है लास्ट ईयर का, या बोरोइंग लास्ट ईयर की बैलेंस शीट डेट में अगर 100 करोड़ 50 करोड़ से अधिक है फ्रॉम बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, डिवेंचर और डिपॉजिट एग्रीगेट, देन सच कंपनी आर रिक्वायर्ड टू अपॉइंट द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। बट अगर अदर पब्लिक कंपनी इज द अगर अदर पब्लिक कंपनी अगर 100% सब्सिडरी कंपनी है, या फिर जॉइंट वेंचर कंपनी है, जेवी कंपनी, या डॉर्मेंट कंपनी है, डॉर्मेंट मतलब कोई बिजनेस नहीं कर रही है, भले ही उसकी पेड अप कैपिटल है 10 करोड़ लेकिन उसमें कोई बिजनेस नहीं हो रहा है, डॉर्मेंट है, वो इनएक्टिव कंपनी है, तो इन तीनों के लिए रिलीफ दिया गया है कि इन तीनों पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के प्रोविजन अप्लीकेबल नहीं होंगे। इवन दो इनकी लिमिट ये तीनों में से कोई भी अप्रोच कर रही है, लेकिन इन तीनों कंपनियों को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अप्लाई नहीं होंगे प्रोविजन, 100% सब्सिडरी और डॉर्मेंट कंपनी और जॉइंट वेंचर कंपनी। अब कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने? तो लिस्टेड पब्लिक कंपनी के लिए है 1/3 ऑफ टोटल डायरेक्टर, मतलब कंपनी में जितने डायरेक्टर होंगे ना उसमें से 1/3 इंडिपेंडेंट होने चाहिए मिनिमम। अगर कंपनी में 9 टोटल डायरेक्टर है 9 तो उसका 1/3 दैट मीन्स मिनिमम 3 इंडिपेंडेंट होने चाहिए। और अदर पब्लिक कंपनी में मिनिमम 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने हैं, मिनिमम 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने हैं अदर पब्लिक कंपनी में। तो लिस्टेड पब्लिक कंपनी में मिनिमम 1/3 और अदर पब्लिक कंपनी में मिनिमम 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने कंपलसरी है। फर्दर अगर एक बार ये प्रोविजन अदर पब्लिक कंपनी पर अप्लीकेबल हो गया तो 3 कंटिन्यूअस ईयर तक ये प्रोविजन अप्लीकेबल होगा। इसका मतलब अगर 3 कंटिन्यूअस ईयर तक अगर ये लिमिट अप्रोच नहीं कर रही है, लिमिट क्रॉस नहीं कर रही है, तो फिर 4th ईयर से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के प्रोविजन अप्लीकेबल नहीं होंगे। इसका मतलब लास्ट ईयर अगर मेरी टर्नओवर अगर 100 करोड़ हो गया तो करेंट ईयर मेरे को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के प्रोविजन अप्लीकेबल होंगे। अब मेरे को देखना रहेगा कि 3 सालों तक कंटिन्यूसली मेरे पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के प्रोविजन अप्लीकेबल होंगे, इरिस्पेक्टिव भले ही लिमिट हो या ना हो लास्ट ईयर में। लेकिन अगर 3 सालों तक कंटिन्यूसली अगर ये तीनों में से कोई लिमिट सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो 4th ईयर से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के प्रोविजन उन अदर पब्लिक कंपनियों पर अप्लीकेबल नहीं होंगे।
इसका मतलब एक बार अप्लीकेबल हो गया तो 3 साल के लिए तो मिनिमम आप पर ये सेक्शन अप्लीकेबल होगा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। फर्दर अगर कोई अदर लॉ रिक्वायर हायर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट है अदर लॉ, एग्जांपल सेबी का एलओडीआर रेगुलेशन, सेबी एलओडीआर रेगुलेशन 2015 जो अपने सिलेबस में है, अगर अदर लॉ में रिक्वायरमेंट है हायर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की, फॉर एग्जांपल सेबी के एलओडीआर रेगुलेशन में रिक्वायरमेंट है कि वहां पर कुछ केसेस में 1/2 ऑफ टोटल डायरेक्टर इंडिपेंडेंट होने चाहिए, कुछ केसेस में, सर्टेन केसेस में। तो अगर अदर लॉ में हायर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट है ना, तो कंपनी सेल इंप्लॉय द सच हायर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तो फिर अदर लॉ प्रीवेल करेगा और अदर लॉ में जो हायर रिक्वायरमेंट है वो कंप्लाई करनी पड़ेगी। और सेकेंड लॉ है कि अगर अदर सेक्शन कंपनीज एक्ट का, अगर कंपनीज एक्ट का अदर सेक्शन रिक्वायर करता है, अदर लॉ अदर सेक्शन रिक्वायर हायर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, फॉर एग्जांपल सेक्शन 177, इस एग्जाम में 2 से 3 बार क्वेश्चन आ चुके हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है सुनिए, क्वेश्चन ये बोलता है कि एक लिस्टेड कंपनी है या अदर पब्लिक कंपनी है जिसमें टोटल कंपनी के बोर्ड में 12 डायरेक्टर हैं, 12 डायरेक्टर टोटल, अदर पब्लिक कंपनी लिस्टेड नहीं है, तो मिनिमम 2 इसमें से इंडिपेंडेंट होने चाहिए एज पर 149, 2 इसमें से क्या होने चाहिए इंडिपेंडेंट। लेकिन अगर अदर लॉ रिक्वायर, कंपनी एक्ट का अगर अदर सेक्शन रिक्वायर द हायर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, फॉर एग्जांपल इस कंपनी में ऑडिट कमेटी के भी प्रोविजन अप्लीकेबल है सेक्शन 177, और ऑडिट कमेटी में टोटल 6 मेंबर है, ऑडिट कमेटी में टोटल 6 मेंबर है, 6 डायरेक्टर मेंबर है। तो 177 बोलता है कि मेजोरिटी ऑफ मेंबर शुड बी इंडिपेंडेंट होने चाहिए, मतलब 6 में से 4 मेंबर शुड बी इंडिपेंडेंट होने चाहिए, जबकि हमारे पास इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितने हैं, 2 ही हैं। तो इस केस में अपने को हायर नंबर ऑफ मतलब 4 मिनिमम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने पड़ेंगे। अगर आपको ऑडिट कमेटी में कितने मेंबर रखने हैं, 6। अगर ऑडिट कमेटी में अगर आपको 6 मेंबर रखने हैं तो मिनिमम 4 इंडिपेंडेंट, क्योंकि अदर सेक्शन अगर रिक्वायर करता है हायर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, देन कंपनी सेल इंप्लॉय द सच हायर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो 149 तो बोलता है कि अदर पब्लिक कंपनी में 2 से काम चल जाएगा, लेकिन 177 बोलता है कि टोटल जितने मेंबर होंगे ना कमेटी में से, उसमें से मेजोरिटी ऑफ मेंबर क्या होने चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो टोटल मेंबर कितने हैं, 6 का मेजोरिटी क्या होगा, 4। इसका मतलब 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इस केस में आपको कंपलसरी है अपॉइंट करने पड़ेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट लॉ 149 सबसेक्शन 6 में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की डेफिनेशन दी गई, वो शैल बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, किसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर माना जाएगा। तो बेसिकली एक जनरल कंसेप्ट आपको बता रहा हूं, कंपनी में जो डायरेक्टर होते हैं, इसको जरूर नोट डाउन करिएगा आप लोग, वो 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, लाइक एग्जाम्पल एमडी हो गया, मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर हो गया, वोल टाइम डायरेक्टर हो गया, ये सभी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं। एंड सेकंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। नॉन एग्जीक्यूटिव मतलब इनको अपन ना इजी लैंग्वेज में बोलते हैं पार्ट टाइम डायरेक्टर। पार्ट टाइम डायरेक्टर मतलब इनका कंपनी के मैनेजमेंट में बहुत कम रोल रहता है, इनका काम केवल डे टू डे अफेयर को मैनेज करने का नहीं है इनका, ये कंपनी में डे टू डे कंपनी में अटेंड नहीं करते हैं, ये केवल बोर्ड मीटिंग में आते हैं अपना वैल्यूबल ओपिनियन और डिसीजन देने के लिए, बोर्ड मीटिंग में डिस्कशन में पार्टिसिपेट करते हैं, बस इनका ये रोल रहता है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का। और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हमेशा नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ही अपॉइंट हो सकता है। इसका मतलब कंपनी का एमडी, मैनेजर, वोल टाइम डायरेक्टर, ये जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है ना, ये कभी भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते हैं, क्योंकि 149 सबसेक्शन 6 में यही दिया गया है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना है तो वो डायरेक्टर शुड नॉट बी, वो डायरेक्टर नहीं होना चाहिए, कंपनी का एमडी नहीं होना चाहिए, वोल टाइम डायरेक्टर नहीं होना चाहिए।
तो पहला कंडीशन याद रखिएगा कि कंपनी में जो डायरेक्टर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जिनका काम कंपनी के पूरा मैनेजमेंट करना, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन करना, डे टू डे अफेयर को मैनेज करना, पूरे डिसीजन मेकिंग यही करेंगे। और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जिनका डे टू डे अफेयर से कोई लेना देना नहीं है, इनका काम है केवल इंपॉर्टेंट जब डिसीजन मेकिंग होंगी, जो बोर्ड मीटिंग होगी उसमें अटेंड करेंगे और अपना वैल्यूबल ओपिनियन और अपना वैल्यूबल पार्टिसिपेशन करेंगे, वोटिंग देंगे मीटिंग में। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हमेशा नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ही होता है। और डायरेक्टर दो टाइप के होते हैं फर्दर, एक रिटायरिंग डायरेक्टर और सेकेंड नॉन रिटायरिंग डायरेक्टर। रिटायरिंग डायरेक्टर का मतलब एक ऐसा डायरेक्टर जो कि एजीएम में लायबल है रिटायरमेंट के लिए, वो इज लायबल टू रिटायर इन एजीएम, जो एजीएम में रिटायरमेंट के लिए लायबल है। और नॉन रिटायरिंग डायरेक्टर वो नॉट लायबल टू रिटायर इन एजीएम, जो लायबल नहीं है रिटायरमेंट के लिए, जिसकी टेन्योर फिक्स है 5 साल, 3 साल, 2 साल, 1 साल। जैसे ही 5 साल खत्म होंगे वो रिटायर हो जाएगा। और रिटायरिंग डायरेक्टर मतलब जो एजीएम आने वाली है ना उसमें वो लायबल रहेगा रिटायरमेंट के, उसे बोलते हैं रिटायरिंग डायरेक्टर। कंपनी अपने आर्टिकल में लिख सकती है कि हमारे यहाँ जितने भी डायरेक्टर होंगे रिटायर बाय रोटेशन होंगे और हर एजीएम में रिटायर होंगे। तो ऑल डायरेक्टर सेल रिटायर इन एजीएम, सभी डायरेक्टर रिटायर हो जाएंगे एजीएम में, और फिर उसी एजीएम में शेयर होल्डर या तो उन्हीं डायरेक्टर को वापस रीअपॉइंट कर देंगे या फिर नया डायरेक्टर अपॉइंट कर देंगे। तो ये आगे कंसेप्ट और आएगा डिटेल में, रिटायरिंग डायरेक्टर जिसको रिटायर बाय रोटेशन बोलते हैं, और नॉन रिटायरिंग डायरेक्टर दैट मीन्स नॉन रोटेशनल डायरेक्टर। सेकेंड कंसेप्ट, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर। अपॉइंटमेंट कौन करता है डायरेक्टर की? अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, फर्स्ट डायरेक्टर, जैसे फर्स्ट ऑडिटर होता है, अपन ऑडिटर पढ़ते हैं, उसी तरह फर्स्ट डायरेक्टर कंपनी का, और सब्सीक्वेंट डायरेक्टर। बाकी बाद में जब भी कोई डायरेक्टर अपॉइंट होगा, फर्स्ट डायरेक्टर के बाद जो भी डायरेक्टर अपॉइंट होगा उसे सब्सीक्वेंट डायरेक्टर। तो देखिए जर्नल रूल यही है कि डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट नॉर्मली शेयर होल्डर करते हैं जनरल मीटिंग। कौन करता है याद रखिएगा, शेयर होल्डर। जर्नल रूल है, थंब रूल है, एवरी डायरेक्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द शेयर होल्डर इन जनरल मीटिंग एक्सेप्ट अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट। एक्सेप्ट अदरवाइज प्रोवाइडेड मतलब अगर लॉ में कुछ और लिखा है कंपनीज एक्ट में तो फिर वो अदर प्रोविजन अप्लीकेबल होगा। अदरवाइज नॉर्मली कंपनी में डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट कौन करेंगे, शेयर होल्डर करेंगे जनरल मीटिंग। ठीक, तो और जनरल मीटिंग कौन बुलाता है? आप सभी जानते हैं जनरल मीटिंग कॉल करने का पावर किसको रहता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही नॉर्मली मीटिंग बुलाती है। 100% केस में, 99% केसेस में जनरल मीटिंग कॉल कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो फर्स्ट डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट जनरल मीटिंग इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि बोर्ड में अभी है ही नहीं, कोई पर्सन नहीं है बंदा बोर्ड में। फर्स्ट डायरेक्टर, क्योंकि कंपनी अभी अभी इनकॉर्पोरेट हुई है, कोई डायरेक्टर नहीं है, तो जनरल मीटिंग बुलाना पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए लॉ में प्रोविजन दिया गया कि नॉर्मली कंपनी फर्स्ट डायरेक्टर का नाम आर्टिकल में लिख देती है, यानी आर्टिकल में अपॉइंट कर दिया जाता है। कहां पर अपॉइंट कर दिया जाता है? आर्टिकल में। याद रखिएगा, फर्स्ट डायरेक्टर नॉर्मली कंपनी आर्टिकल में नेम स्पेसिफाई कर देती है, नेम्ड इन द आर्टिकल, यानी अपॉइंटमेंट नहीं होती है, वो डीम्ड अपॉइंटमेंट है, आर्टिकल में उसको अपॉइंट कर दिया जाता है, सब्सक्राइबर लोग अपॉइंट कर देते। अगर नहीं किया गया, इफ नॉट, नाम नहीं दिया गया, देन कंपनी आर्टिकल में टेबल एफ लिख सकती है। टेबल एफ का प्रोविजन, शेड्यूल 1 टेबल एफ, जिसमें यह लिखा हुआ है कि मेजोरिटी ऑफ सब्सक्राइबर सेल इलेक्ट द फर्स्ट डायरेक्टर। मेजोरिटी ऑफ जो सब्सक्राइबर है एमओए के, वो अपॉइंट करेंगे फर्स्ट डायरेक्टर।
कौन अपॉइंट करेगा? अगर आर्टिकल में नाम नहीं दिया गया है तो मेजोरिटी ऑफ सब्सक्राइबर। और अगर ये भी आर्टिकल में आपने नहीं लिखा है टेबल ए, इफ नॉट, अगर आर्टिकल साइलेंट है इसके बारे में भी, टेबल एफ का प्रोविजन आपने आर्टिकल में नहीं लिखा है, इफ नॉट देन ऑल सब्सक्राइबर ऑफ एमओए, all subscriber of MOA who shall be individual person, who shall be individual person shall deem to be the first director of the company. All subscriber of MOA who shall be the individual person shall deem to be the first director of the company. ऑल सब्सक्राइबर ऑफ एमओए वो सेल बी इंडिविजुअल पर्सन, जितने भी सब्सक्राइबर हो गए ना एमओए के जो इंडिविजुअल होने चाहिए उनको डीम्ड डायरेक्टर मान लिया जाएगा। सेल बी द डीम डायरेक्ट, सेल बी द सेल डीम टू बी द फर्स्ट डायरेक्टर, डीम टू बी द फर्स्ट डायरेक्टर, उनको फर्स्ट डायरेक्टर मान लिया जाएगा। तो फर्स्ट डायरेक्टर कौन बनेगा याद रखिएगा, फर्स्ट डायरेक्टर या तो फर्स्ट डायरेक्टर का नाम हम आर्टिकल में स्पेसिफाई कर देंगे, फर्स्ट डायरेक्टर का नाम। अगर नहीं किए तो हम टेबल एफ का प्रोविजन लिख सकते हैं। टेबल एफ क्या बोलता है कि मेजोरिटी ऑफ सब्सक्राइबर, जो सब्सक्राइबर है ना उसमें से मेजोरिटी ऑफ सब्सक्राइबर इलेक्ट करेंगे, फर्स्ट डायरेक्टर की इलेक्शन करेंगे। और अगर टेबल एफ हमने नहीं लिखा आर्टिकल में, देन ऑल सब्सक्राइबर ऑफ एमओए हु शैल बी इंडिविजुअल पर्सन शैल डीम टू बी द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, वो कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर मान लिए जाएंगे। एंड शैल होल्ड ऑफिस टिल द डायरेक्टर अपॉइंटेड, जब तक सब्सिक्वेंट डायरेक्टर शेयर होल्डर अपॉइंट नहीं कर देते तब तक फर्स्ट डायरेक्टर की ऑफिस होल्ड रहेगी, तब तक फर्स्ट डायरेक्टर ऑफिस होल्ड करेंगे। क्योंकि अब बोर्ड में पर्सन आ जाएंगे, क्योंकि फर्स्ट डायरेक्टर हो गया अपॉइंट, अब बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट हो गई, बोर्ड में 4 डायरेक्टर आ गए, 5 डायरेक्टर आ गए। अब बोर्ड फर्स्ट जनरल मीटिंग बुलाएगी और फर्स्ट जनरल मीटिंग में अब शेयर होल्डर अपने रेगुलर डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे, जिसको अपन बोलेंगे सब्सीक्वेंट डायरेक्टर। और सब्सीक्वेंट डायरेक्टर नॉर्मली कौन अपॉइंट करता है? जनरल मीटिंग। शेयर होल्डर अपॉइंट करते हैं जनरल मीटिंग, एक्सेप्ट अदरवाइज। लेकिन लॉ में अगर कहीं पर लिखा है, लाइक एक एग्जांपल सेक्शन 161 में लिखा है कि कुछ केसेस में डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट बोर्ड कर सकता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कर सकते हैं डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट। जनरली कौन करता है? शेयर होल्डर करते हैं। लेकिन 161 इज द एक्सेप्शन, 161 एक्सेप्शन है, 161 एक्सेप्शन है, 161 एक्सेप्शन है, जिसमें ये लिखा हुआ है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी कुछ केसेस में डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। लाइक स्पेशल केस है, एडिशनल डायरेक्टर हो गया, ऑल्टरनेट डायरेक्टर हो गया, नॉमिनी डायरेक्टर हो गया, ये सभी डायरेक्टर बोर्ड अपॉइंट, ये स्पेशल डायरेक्टर है, इनकी अपॉइंटमेंट बोर्ड कर सकती है। अदरवाइज नॉर्मली हर केस में डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट कौन करता है? शेयर होल्डर जनरल मीटिंग। तो कंसेप्ट ये बना, फर्स्ट डायरेक्टर कौन अपॉइंट करेगा? 3 चीज, या तो उसका नाम हम आर्टिकल में लिख देंगे फर्स्ट डायरेक्टर का, अगर नहीं लिखा गया तो टेबल एफ का प्रोविजन इंकॉर्पोरेट कर देंगे। और टेबल एफ बोलता है मेजोरिटी ऑफ सब्सक्राइबर शैल इलेक्ट द फर्स्ट डायरेक्टर। और अगर वो भी नहीं लिखे अपन, आर्टिकल साइलेंट है, देन ऑल सब्सक्राइबर ऑफ एमओए शैल डीम टू बी द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, उनको कंपनी का फर्स्ट डीम डायरेक्टर मान लिया जाएगा। एंड उसके बाद फर्स्ट जनरल मीटिंग होगी और सब्सिक्वेंट डायरेक्टर शेयर होल्डर अपॉइंट करेंगे जनरल मीटिंग। देयर आफ्टर जर्नल प्रोसीजर, जब भी कोई डायरेक्टर अपॉइंट होता है तो डायरेक्टर अपॉइंट होने से पहले कुछ बेसिक प्रोसीजर फॉलो करनी है। सबसे पहले जब भी कोई डायरेक्टर अपॉइंट होता है तो डायरेक्टर मस्ट होल्ड ए वैलिड डीन नंबर, उसके पास डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर होना जरूरी है। डीन नंबर, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, या सच आइडेंटिफिकेशन नंबर जो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी। अभी तक कोई प्रिस्क्राइब नहीं हुआ है तो अभी तक डीन ही कंपलसरी है। हर पर्सन जो डायरेक्टर बनना चाहता है उसको पहले डीन न लेना है, उसके बाद ही वो कंपनी में डायरेक्टर बन सकता है। तो ही मस्ट ऑब्टेन द डीन फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद जब भी अगर आप डायरेक्टर बनना चाहते हैं कंपनी में तो आप अपनी एक रिटर्न कंसेंट देंगे कंपनी को। इन द फॉर्म नंबर DIR 12 में, DIR 12 में रिटर्न कंसेंट दी जाएगी डायरेक्टर के द्वारा। जो प्रपोज डायरेक्टर अपॉइंट होने वाला है वो कंपनी को एक रिटर्न कंसेंट देगा इन फॉर्म नंबर DIR 12 में अपॉइंट होने से पहले। प्लस
वो एक डिक्लेरेशन देगा एफिडेविट में दैट ही इज नॉट डिसक्वालीफाइड, वो डिसक्वालीफाई नहीं है टू बिकम द डायरेक्टर, डायरेक्टर बनने से वो डिसक्वालीफाई नहीं है, मतलब वो एलिजिबल है डायरेक्टर बनने के, वो एक डिक्लेरेशन देगा। और डिक्लेयर हिज डीन नंबर, वो अपना डीन नंबर डिक्लेयर करेगा। तो ये 3 चीज़ें उसको करनी है। फर्स्ट, उसको रिटर्न कंसेंट देना है इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म नंबर DIR2 में टू द कंपनी को कि ही इज़ विलिंग, वो अपनी रिटर्न कंसेंट देगा कि वो डायरेक्टर बनने के लिए रेडी है, ही इज़ विलिंगनेस टू बिकम द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। वो डिक्लेरेशन देगा कि वो डिसक्वालीफाई नहीं है अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट, एंड वो डिक्लेरेशन देगा कि उसका डीन नंबर क्या है, वो कंपनी को इन्फॉर्म करेगा। और जैसे ही कंपनी अपॉइंट कर देती है, अगर वो अपॉइंट हो गया, अगर शेयर होल्डर ने जनरल मीटिंग में अपॉइंट कर दिया, उसकी अपॉइंटमेंट हो गई, रिजोल्यूशन पास हो गया अपॉइंटमेंट का, तो कंपनी की ड्यूटी है, कंपनी ROC को इन्फॉर्म करेगी उसका अपॉइंटमेंट के बारे में, टुगेदर विथ उसकी जो रिटर्न कंसेंट आई थी उसकी कॉपी भी, यानी DIR2 की कॉपी भी इन्फॉर्म करेंगे ROC को इन फॉर्म नंबर DIR12 में विद इन 30 डेज ऑफ हिज अपॉइंटमेंट। 30 दिन के अंदर कंपनी इन्फॉर्म करेगी ROC को उसकी कंसेंट के साथ कि वो अपनी कंसेंट दे दिया है डायरेक्टर बनने के लिए, विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ हिज अपॉइंटमेंट इन द फॉर्म नंबर DIR12। DIR12 में कंपनी इन्फॉर्म करेगी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को। डेट्स एक जनरल प्रोसीजर है अपॉइंटमेंट होने से पहले और अपॉइंटमेंट होने के बाद क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करनी है। तो याद रखिएगा, फर्स्ट रिटर्न कंसेंट, सेकंड डिक्लेरेशन दैट ही इज़ नॉट डिसक्वालीफाइड, थर्ड इज़ द कि वो अपना डीन नंबर कंपनी को इंटीमेट करेगा, डिक्लेयर करेगा, और जैसे ही अपॉइंटमेंट हो जाती है अगर जैसे ही वो अपॉइंटमेंट हो जाता है तो वो ROC को इंटीमेट करेगा इन द फॉर्म नंबर, कंपनी इन्फॉर्म करेगी ROC को इन द फॉर्म नंबर DIR12 टुगेदर विथ उसकी रिटर्न कंसेंट की कॉपी भी ROC को फाइल की जाएगी विद इन 30 डेज के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ हिज अपॉइंटमेंट,